बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से 7वें रमज़ान की बहुत मुबारक हो। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो बहुत ख़ास हैं। ख़ास वर्ड मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि जो भी बच्चे हमारे सीएसएस करना चाहते हैं, सर उनके लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। सर एडिशनल कमिश्नर हैं। इनसे पहले सर कायद मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में एमएससी इन इकनॉमिक्स हैं। सर ने एफजी कॉलेज कोयटा में बतौर लेक्चरर इन इकनॉमिक्स 2 साल काम किया है। उसके बाद सर आईबीएस सक्खर यूनिवर्सिटी में चले गए और वहाँ पे बतौर लेक्चरर इन इकनॉमिक्स 2 साल सर ने काम किया। सर ने इस दौरान सीएसएस और पीसीएस में अपनी किस्मत आजमाई की। सर ने सीएसएस का इम्तिहान छोटी सी उम्र में 21 साल की उम्र में 2005 में दिया। फिर सर ने 2006 में और फिर 2007 में सर ने सीएसएस का इम्तिहान दिया। 2006 में सर ने तमाम पेपर्स पास किए, बट अनफॉर्चुनेटली सर के सिर्फ 2 मार्क्स कमाई एग्रीगेट नहीं हो सका। 2007 में सर ने सिंध रूरल में टॉप किया, मगर अनफॉर्चुनेटली फिर एक बार सर किस्मत ने सर का साथ नहीं दिया और सर 2 मार्क्स से कंपोजिशन पेपर में रह गए। मगर सर ने हिम्मत नहीं हारी और जद्दोजहद को जारी रखा और 2008 में पीसीएस के इम्तिहान में शामिल हुए और पहली ही अटेम्प्ट में बतौर असिस्टेंट कमिश्नर अपॉइंट हो गए। सर ने बतौर असिस्टेंट कमिश्नर कई शहरों में अपनी ड्यूटीज सर अंजाम दी हैं, जिसमें सक्खर, घोटकी, मीरपुर और खानगढ़ है। उसके बाद सर एडीसी नौशेर और फिरोज लग गए, एडीसी 2, और उसके बाद सर ने फिर मेहनत की और तरक्की की, एडीसी 1 लग गए और आज सर एडिशनल कमिश्नर हैं। आइए आपको मिलाते हैं अपने मौजूद मेहमान के साथ, सर फयाज अहमद राहूजा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर हम मुदस्सिर आपके साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? सर मैं बहुत बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह सर, हम बहुत मशकूर है आपने हमें टाइम दिया सर। नहीं नहीं, कोई नहीं। हाँ। अच्छा सर, जो मैंने आपका मुख्तसर सा तारुफ कराया, ये आपका वो रुख है जो जिससे दुनिया बखूबी वाकिफ है। सर आप अपने जी, आप को सर किस तरह डिफाइन करते हैं? मैं अपने आप को डिफाइन करता हूँ कि मैं एक बहुत आम सा बंदा हूँ, एवरेज हूँ, बिलो एवरेज। और मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो भी एक मिडिल क्लास फैमिली है। और उसके अलावा जिस तरह हर कोई अपने आप को समझता है कि जिंदगी में कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, तो इस तरह मुझे भी जो है ना वो बचपन में शायद मैट्रिक या 9th में एक ख्वाब पैदा हुआ कि मुझे कुछ करना चाहिए। तो उस करने के सिलसिले में मुझे मेरे भाई ने सीएसएस किया हुआ था। उन्होंने 89 में सीएसएस किया हुआ था। मैं अपने आप को जब देखता था मुझे लगता था शायद मुझसे सीएसएस नहीं होगा, क्योंकि मेरे भाई का जो इमेज था मेरी नज़र में वो बहुत बड़ा था। लगता था कि वो बहुत बड़े ज़हीन हैं और बहुत ज़्यादा काबिल हैं। मैं तो उनकी निस्बत में बहुत सा आम सा बंदा हूँ, लेकिन ख्वाब बहुत बड़े थे। तो इस तरह हम भी उसी राह पे चल पड़े और अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। तो इस तरह मैं देखता हूँ, बिलो एवरेज, जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन। अच्छा सर, जी। जब सर आपकी शख्सियत को हम देखते हैं, जायज़ा लेते हैं, तो संजीदा होने के साथ साथ आपकी लाइफ में कलर भी बहुत है। अभी जो सर आपकी बैक में दीवार है वो भी कलरफुल है, जो आपने शर्ट पहनी है वो भी कलरफुल है, और आपकी एक्टिविटीज़ भी कलरफुल होती हैं। आप बाकी सीएसपी से काफ़ी मुख्तलिफ हैं। तो सर आप बचपन से ही ऐसे थे या सर वक्त ने फिर आपको इस तरह चेंज कर दिया? नहीं, मैं बचपन से ऐसा था। मतलब ये है कि मैं आई डोंट फॉलो द रूल्स, आई एम अ पर्सन हु ऑलवेज ऑब्जेक्ट द रूल्स। तो क्लास में जब कायदत यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो लोग जो हमारे बैचमेट्स होते थे उनसे मेरी ड्रेसिंग डिफरेंट होती थी। और जब गांव में होते थे तो हमारे रिश्तेदारों से मेरी ड्रेसिंग डिफरेंट होती थी। तो इसी तरह से जब मैं अफसर बना हूं तो ऑफिसरों में भी मेरी ड्रेसिंग डिफरेंट होती है। तो दिस इज अ डिफरेंट थिंग कि आई डोंट वांट टू फॉलो द सूट, आई ऑलवेज हैव माय ओन आइडेंटिटी, माय ओन क्रैक्स। जी। बिल्कुल सर, और कलर, और मैं आई बिलीव कि लाइफ इज ऑल अबाउट कलर। इफ यू हैव कलर्स इन लाइफ, यू लिव अ लाइफ कलरफुली। बिल्कुल दिस इज सर, द थिंग। हाँ जी जी। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल अनऑर्थोडॉक्स है। हम देखते हैं आपको, काफ़ी नौजवान आपको जी फॉलो जी। भी करते हैं सर। अच्छा सर, आपका बचपन सर कहाँ गुजरा, कैसे गुजरा? कोई ऐसा वाकया बचपन का जो आप आज तक नहीं भूले, हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करें सर। मतलब बहुत ज्यादा वाकयात हैं। और
बचपन तो मेरा मेरे गांव में ही गुजरा। मैट्रिक तक तो मैं अपने गांव में रहा हूँ, और वहाँ पे मैट्रिक दिया था, और हम लोग बहुत ज्यादा क्रिकेट के शौकीन होते थे, क्रिकेट खेलते थे। तो कोई एक ऐसा जमाना भी था कि मुझे लगता था कि शायद मैं अंडर 19 में सिलेक्ट हो जाऊं और क्रिकेट खेलूं जाके। तो बड़ा शौक होता था क्रिकेट खेलने का। तो काफी वाकयात हैं क्रिकेट से जुड़े हुए, काफी वाकयात हैं फिल्मों से जुड़े हुए, काफी वाकयात हैं। तो मुझे कोई एक खास वाकया याद नहीं है कि जो मेरा जो है ना वो ऐसा वाकया हो जो मैं आपको बता सकूं यहाँ पे। देयर प्लेंटी ऑफ मेमोरीज, सो आई डोंट हैव एनी डेफिनेट इवेंट टू डिस्क्राइब हियर। जी। अच्छा सर, आपने हम्म। कायदे आजम यूनिवर्सिटी को ही क्यों सिलेक्ट किया? बाकी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हाँ, थी। उसकी भी ये जो है ना वो एक हिस्ट्री है कि मेरे जो बड़े भाई हैं, मुझसे बड़े भाई, रियाज नाम है उनका, वो कायदे यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। जब मुझे शौक हुआ कि मुझे कुछ करना चाहिए, तो कायदे यूनिवर्सिटी के वो फोटोग्राफ्स शेयर करते थे। उस वक्त जो मोबाइल फोन नहीं होते थे, उस वक्त वो फोटोग्राफ्स एल्बम लेके आते थे कि यूनिवर्सिटी का एल्बम है ये। तो उनको देख के मुझे बड़ा शौक चढ़ा कि मुझे कायदे यूनिवर्सिटी में ही जाना चाहिए, क्योंकि वो लाइफ जो है ना, वो मैं इस तरह की लाइफ थी कि मुझे जीना थी। और उसके बाद मैं खुद जाना हुआ, काफी दफा इस्लामाबाद जाता रहा हूँ मैं। 92 से ऑनवर्ड्स हर साल जाता रहा हूँ। मेरे बड़े भाई होते थे वहाँ पे फॉरेन सर्विसेज में, तो हम लोग वहाँ जाते रहते थे। तो वहाँ पे इस्लामाबाद में रहने का शौक था, जुनून था, इसीलिए कायदे यूनिवर्सिटी में जाके मैंने पढ़ाई की। उस पर पता चला कि कायदे यूनिवर्सिटी नंबर 1 यूनिवर्सिटी भी था, इसी तरह से। अच्छा सर। अच्छा सर, हमने सुना है कि आपने वहाँ पे पॉलिटिक्स में भी कोई स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी की थी। ये सर र्यूमर है या इस पे हम्म। कोई रियलिटी भी है सर? नहीं नहीं, रियलिटी है। मैं वाइस चेयरमैन था कायदे यूनिवर्सिटी में, जो एक मेहरान स्टूडेंट काउंसिल है। तो मेरे बड़े भाई जो हैं वो चेयरमैन थे, तो लोग मुझे देखते थे, दे वर लुकिंग अप टू मी कि अगर इसका बड़ा भाई जो है ना वो चेयरमैन रहा है तो ये भी चेयरमैन ही होंगे। तो इट वाज ऑल एक्सीडेंटल, आई वाज नॉट प्रिपेयर फॉर इट। लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे लगा कि मैं एक सीधा बंदा हूँ, और पॉलिटिक्स जो वो एक टेढ़ी चीज है, वो मुझसे नहीं होगी। तो मुझे लगा कि जो जो थ्योरेटिकली पॉलिटिक्स है वो है खिदमत करना, वो है सर्विस देना। और जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है वो है आप एक झूठी बात को सच करार दिलवाएं, या जो है वो आप डिबेटिंग क्लब की सोसाइटी जो है वहाँ पे हमारी जो मीटिंग्स होती थी स्टूडेंट पॉलिटिक्स की, तो मुझे लगता था कि वो मीटिंग्स जो है ना वो कुछ भी नहीं है, मतलब देयर वाज नथिंग फ्रूटफुल अबाउट देम। वो सिर्फ सिर्फ एक डिबेटिंग क्लब है। तो उसके मैं खिलाफ था। मैं आई बिलीव्ड इन प्रैक्टिकल थिंग्स, कि करके दिखाए, कोई बंदा काम करके दिखाए, ये डिबेटिंग्स की चीजें नहीं है। तो इसीलिए मैं पॉलिटिक्स तो मैंने ज्वाइन की थी, बट वही मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस है लाइफ का, फिर मैंने खत्म कर दी पॉलिटिक्स। जिंदगी में कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट नहीं किया आज तक। आई हैव नेवर कॉस्टेड अ सिंगल वोट इन माय लाइफ। अच्छा सर, कायदे आजम यूनिवर्सिटी हो या कोई और यूनिवर्सिटी हो, ये देखा गया है कि जब बच्चे वहाँ पे जाते हैं, लाइक दे फॉल इन लव विद समवन, और फिर ये जो सर उनका किसी को दिल दे बैठना है सर, ये उनके करियर में रुकावट होता है, या ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये नेचुरल है, आपके हाथ में नहीं होता। ठीक है ना, कि आप किसी को दिल दे दें या आप किसी का दिल ले लें, ये नेचुरल है। लेकिन क्योंकि मैं बहुत ज्यादा प्रीडिटरमेंट था अपनी लाइफ में, बहुत ज्यादा मुझे जो है अपने ड्रीम्स हासिल करने थे, तो मैंने कभी वहां पे इन चीजों में नहीं पड़ा। आई नेवर फेल इन लव ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी। आई रादर वाज अ वेरी शाय पर्सन। आई वाज नेवर इनटू फीमेल्स। मेरी कोई दोस्त ही नहीं रही लड़की अपनी यूनिवर्सिटी। नाउ दैट्स आई वाज वेरी शाय। नाउ दैट्स वेरी स्ट्रेंज सर। आप गुड लुकिंग है सर, तो ये हमारे लिए एक शॉकिंग न्यूज़ है। नहीं, मेरी कोई फीमेल फ्रेंड ही नहीं रही यूनिवर्सिटी में। लोग मुझे बोंगा कहते थे। बक्खा, बक्खा पंजाबी में कहते हैं। बक्खा मतलब अ पर्सन हु इज सिंगल। आई यूज्ड टू बी कॉल्ड बक्खा। हम्म। अच्छा सर। हम्म। अच्छा सर, सीएसएस का शौक सर आपको भाई को देख के हुआ या उससे पहले आपको था सर? किसने इंस्पायर नहीं किया? नहीं, ये भाई को देख के, भाई को जिस तरह की इज्जत मिलती थी मुआशरे में। मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं आर्टिस्ट था। आई वाज वेरी गुड फाइन आर्टिस्ट। मैं मुझे अगर कोई कहते कि आप क्या बनना चाहोगे, तो आई वुड मेक अ फाइन आर्टिस्ट। ठीक है, वो पोर्ट्रेट जो बनाते हैं, जो स्केचेस? पिक्चर्स बनाते हैं, तो हाँ, स्केचेस वगैरह।
तो उस वक्त मैट्रिक में मेरी मेंटालिटी ये थी। फिर यूं ही हमारा जो है ना, मैंने अपने भाई को देखा, लोगों की रेस्पेक्ट उसकी नजरों में देखी, और फिर मुझे जुनून चढ़ा कि मुझे सीएसएस करना चाहिए। लेकिन आई वाज नॉट सो टैलेंटेड कि मुझे लगे कि मैं सीएसएस कर पाऊंगा। दिस वाज द ओनली जर्नी कि मुझे कॉन्फिडेंस कब मिला। फिर मेरे मैट्रिक में सबसे बेस्ट नंबर आए हाई स्कूल में। फिर फर्स्ट ईयर सेकेंडरी में मैंने बोलना शुरू किया। जो हर पोएम पे हमारी स्पीचेस होती थी, तो हर पोएम पे मैं स्पीच करता था। दिस इज हाउ आई बिल्ट माय कॉन्फिडेंस एंड I was able enough to do the CSS. I topped in the BA in Islamabad. So this is how my journey started. जी। अच्छा अच्छा सर, सीएसएस जो भी एस्पायरेंट्स होते हैं उनकी लाइफ में ऐसा टाइम जरूर आता है जब उनको फील होता है कि दे आर लाइक अबाउट टू गिव अप। क्या सर ऐसा वक्त आपकी जिंदगी में आया था? बिल्कुल आया, बिल्कुल आया। मेरा सीएसएस का फर्स्ट अटेम्प्ट फेल हो गया था, और मेरे बैच के दोस्तों को 30% लोगों को नौकरी मिल गई थी। फिर मेरा सेकंड अटेम्प्ट जब फेल हुआ था तो 100% लोगों को नौकरी मिल गई थी। तो जब मैं थर्ड अटेम्प्ट दे रहा था तो आई वाज लाइक कि मुझे बस जान छुड़ानी है, मुझे नौकरी करनी है। कोई मुझे कहता नहीं था कि यू फेल्ड द सीएसएस, बट मुझे अपनी तरफ से होता था कि नाउ आई हैव टू गो फॉर another job and I have to do the job because I have to do something, and I'm stuck up in between CSS and preparation. I am not doing anything practical. तो उस वक्त जो है ना मुझे ख्याल आया कि मुझे ना गिव अप करना चाहिए। ट्राइंग मतलब जब थर्ड अटेम्प्ट फेल हो गया ना, तो अल्लाह का शुक्र है कि थर्ड अटेम्प्ट के बिल्कुल महीने के बाद मुझे नौकरी मिल गई थी। वो भी मतलब गवर्नमेंट जॉब मिल गई थी, लेक्चर से मिल गई थी महीने के बाद। तो 3 साल जो थे ना वो बड़े कठिन थे। although I was just 24 25 years old, लेकिन कठिन थे, बहुत बहुत ट्राइंग थे। अच्छा सर, सर इस जो सिचुएशन आर यू हेयरिंग मी? या यू आर ऑडिबल सर। अच्छा सर, जो ये आर सिचुएशन यू हेयरिंग मी? यस सर, यू आर ऑडिबल। जी अच्छा, जी जी। एम आई ऑडिबल सर? यस। अच्छा सर, सर जब गिव अप का टाइम आता है इस सिचुएशन से, आप नौजवानों को ये बताएं इस सिचुएशन कैसे, हाउ कैन वी कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन? अच्छा, ये एक हमारे मेरे बड़े भाई के दोस्त थे, डीआईजी थे उस वक्त एसपी थे। अब वो एडिशनल आईजी हैं। अमीर शेख साहब हैं, वो पनुआ कल के हैं। तो वो आते थे हमारे पास इस्लामाबाद में। तो उन्होंने एक बात कही थी मुझे कि एक रोजा रखना है 2-4 सालों का। उसके बाद जब आप अफ्तारी करेंगे ना, तो आपको सब चीज नॉर्मल लगना शुरू हो जाएगी। ये रोजा रखना है बस। ये कठिन टाइम है, इसको आपको झेलना है। उसके बाद सब चीजें आसान हो जाती हैं। आप वीवीआईपी बन जाते हो। फैमिली कोई डिसीजन हो, सोसाइटी का कोई डिसीजन हो, उसमें आप इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। तो फील लाइक यू आर हैविंग अ फास्टिंग, and after some time you will break your fast. दैट्स वेरी इंस्पिरेशनल सर। अच्छा सर, आपका हु इज योर रोल मॉडल सर? कोई बंदा एक नहीं है। मतलब I have picked up many things from many people. Even film stars are my film role models. Even cricket players, hockey players, everybody inspired me. I get inspiration from anybody. मतलब हमारे घर में जो काम करने वाले सर्वेंट्स होते हैं, I can get inspiration from them also. कि वो जैसा वो 500 रुपए लेके कंटेंट लाइफ जिंदगी गुजारते हैं, तो आई गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम देम। समटाइम्स मैं देखता हूँ कि गर्मी है, बहुत बड़ी गर्मी है, और मैं एसी की सिवा नहीं रह सकता, और कोई बंदा होता है वो बाहर मजदूरी कर रहा होता है, तो आई गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम हिम। तो एवरीबॉडी इंस्पायर्स मी। आई लेट माय हार्ट एंड माइंड ओपन टू रिसीव मेनी मेनी थिंग्स। सर तो फिर आपकी कामयाबी का क्रेडिट किसको जाता है सर? मेरी अपनी मेहनत को, मेरी अपनी मेहनत को, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मेहनती था, और मुझे लगता था मेरे पास टैलेंट कम था और मेहनत ज्यादा थी। ठीक है, मुझे लगता है। हाँ, तो सर आई आप एम नॉट ब्लेस्ड विथ टैलेंट, बट आई एम हार्ड वर्किंग पर्सन। तो सर आपके नजदीक क्या इम्पोर्टेंट है सर, हार्ड वर्क या टैलेंट? नहीं, देयर शुड बी समथिंग ऑफ एवरीथिंग। मतलब थोड़ा टैलेंट, थोड़ा लक, थोड़ा हार्ड वर्क,
थोड़ी मोटिवेशन, थोड़ी जो है दोस्ती, हर चीज का थोड़ा थोड़ा रोल है। तो अगर मैं अपनी जिंदगी देखूं ना, तो मेरे पास मेहनत के सिवा कुछ नहीं था। ठीक वैसे है। सर वैसे भी सर उसमें इंग्लिश में कहा जाता है कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। बिल्कुल, यू आर राइट। तो मतलब हार्ड वर्क जो है ना, वो मेहनत जो है ना, वो ज्यादा है। मैंने मतलब मुझे लगता था कि इफ आई डू डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब, लाइक इंजीनियर बन जाऊं, मैं डॉक्टर हूं, तो वो मैं कर पाऊंगा। मुझे लगता था कि मेहनत से हर चीज हासिल की जाती है, इरेस्पेक्ट ऑफ टैलेंट। मुझे ये लगता था उस वक्त कि आपका इसमें टैलेंट है तो आप कर लें। नहीं, मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी, कभी सुना ही नहीं था इकोनॉमिक्स की। मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी सिर्फ इसलिए कि मुश्किल है और बहुत अच्छी है। ठीक है। और फिर मैंने मेडिकल की, मेरी सिलेक्शन हो गई थी सीएमसी में, तो वो मैंने छोड़ दी। तो इस तरह से मतलब मुझे लगता है कि यू कैन डू एवरीथिंग इफ यू आर indebted with your talents। अच्छा सर, आप की जी। एक फेसबुक पोस्ट थी जो बड़ी वायरल हुई थी, हमने भी शेयर की थी, सबने शेयर की थी, जिसमें आपने डेली रूटीन बताई थी कि बुक्स पढ़ने के बाद, जॉब करने के बाद, 8 घंटे सोने के बाद भी आपके पास अपनी हॉबीज के लिए टाइम होता है। तो सर आपकी क्या हॉबीज है सर? हाँ, आपने देखा होगा थोड़ा पहले, तो मेरे जिम लगा हुआ है घर में। आई आई डू यस राइट। वर्कआउट डेली। ठीक है। हाँ, और उसके अलावा मैं सर्फिंग करता हूँ, इंटरनेट सर्फिंग करता हूँ, यूट्यूब पे फिल्में देखता हूँ। रीडिंग कम करता हूँ, पहले मेरी रीडिंग होती थी। ठीक है ना, पहले मेरी रीडिंग बहुत ज्यादा होती थी, अब रीडिंग नहीं होती। तो आई हैव मेनी थिंग्स टू डू सर रीड, उसमें। जी जी। प्लीज कैरी ऑन सर, कैरी मतलब ऑन। फिल्में देखता हूँ डेली। आई वॉच मूवीज एवरी डे। बॉलीवुड ठीक और है। हॉलीवुड सर? तो वो बॉलीवुड, हॉलीवुड भी कभी कभी लिख देता हूँ, लेकिन बॉलीवुड देखता हूँ नॉर्मली। और ये भी नहीं है कि कोई चॉइस है, जो भी नजर आ जाए, बट आई लर्न फ्रॉम फिल्म। ठीक है। और उसके बाद एक्सरसाइज करता हूँ। फिर एक्सरसाइज और फिल्मों के बाद टाइम ही नहीं मिलता कि मैं कुछ और कर पाऊँ। मतलब इतनी हेक्टिक लाइफ है, बिजी लाइफ है। फेसबुक की जो मैं लिखता हूँ ना, क्रिएटिव आई एम, तो वो मैं ऐसे ऐसे मतलब कहीं भी जा रहे हैं हम लोग, ट्रेवल कर रहे हैं, तो 15 मिनट का सफर है, 20 मिनट का सफर है, तो मैं लिख लेता हूँ। फिर मैं कमेंट पढ़ने का टाइम नहीं मिलता मुझे। ठीक सर। तो सर कोई बुक ऐसी जिसने आपको इंस्पायर किया, आप हमारे ऑडियंस को सर रिकमेंड करें, जो उनकी लाइफ चेंज कर दे? मुझे जब सीएसएस की तैयारी कर रहे थे, तो उस वक्त हर कोई पढ़ता था दी अल्केमिस्ट किताब, पालो कोलो की। पाल कौल। फिर उसके बाद पालो कोलो की मैंने बहुत ज्यादा किताबें पढ़ी हैं, द लेमन मिनट्स, बहुत ज्यादा किताबें पढ़ी, अब मुझे नाम भी नहीं आ रहे। हर मतलब उसके नावल मैंने पढ़ा हुआ। पालो कोलो इज माय फेवरेट राइटर। उसके अलावा जो मुझे लगा कि किताब मुझे पढ़नी चाहिए थी बहुत पहले, वो मैंने बाद में पढ़ी थी, मैंने आईबी के दिनों में पढ़ी थी, वो थी थिंक एंड ग्रो रिच। या तो मुझे लगता है कि मुझे अगर पहले पढ़नी चाहिए थी, तो काफी मुझे फायदा होता सीएसएस के दिनों में। इट इज राइट देयर माय बैग सर, यू कैन सी। ओके सर। हाँ बिल्कुल। हाँ। सर प्रोफेशनल लाइफ में से आपको क्या मुश्किल आते हैं? क्योंकि हमने जो सुना है, एज अ लेमैन मैं आपको बात कर रहा हूँ सर, कि हम्म पॉलिटिक्स की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में। तो सर आप इसको किस तरह हम्म देखते हैं? आपको किस मुश्किल का सामना करना पड़ा है? बहुत ज्यादा होती है, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट होती है, और इसीलिए और मतलब ये है कि बहुत डिफरेंट बेंचमार्क्स हैं कि अफसरों की नजर में अच्छा अफसर डिफरेंट होता है, पब्लिक की नजर में अच्छा अफसर डिफरेंट होता है, पॉलिटिशियंस की नजर में अच्छा ऑफिसर डिफरेंट होता है। तो हर एक को सेटिस्फाई करना बहुत ही डिफरेंट है। ये मुझे लगता है कि अगर आप पब्लिक लविंग पर्सन है, पब्लिक लविंग मतलब यू आर serving for the public, then you will never be liked by your political bosses, because they have different interests. And your boss, your immediate boss from services, has different interests. He wants to see you differently. Politician wants to see you differently, and public wants to see you differently. And then it becomes immensely difficult for an officer to satisfy each and every segment of the society. जी। सर तो सर अभी साहब मुझे ये बताइए कि क्योंकि हमने आपका दुनिया का पहलू देख लिया, हम आपको सब जानते हैं कि आप एक बहादुर निडर अफसर हैं,
इंसान दोस्त भी हैं। हम्म, सर मज़हब का कोई अमल दखल है आपकी ज़िंदगी में? मज़हब को आप किस तरह देखते बहुत हैं? ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मतलब आपको ये बता दूं कि मैंने जिंदगी में कोई रोजा नहीं छोड़ा, ठीक है। और उसके अलावा मेरे जो वालिद साहब हैं वो मजहबी हैं, तो उनका बहुत ज्यादा असर है मेरी जिंदगी पे। आपने कहा था रोल मॉडल, तो मेरे बाबा जो है ना वो मेरे रोल मॉडल है। माशाल्लाह। और अनफॉर्चुनेटली उन्होंने जिंदगी की जवानी में ही सब चीजें सेक्रीफाइस कर दी थी अपनी जवानी में। जिस तरह से फैशन खत्म कर दिया था, दुनिया की ख्वाहिशात खत्म कर दी थी। तो वो जो दुनिया की ख्वाहिशात और चीजें हैं ना वो मुझ में अभी तक हैं। लेकिन ही इज माई रोल मॉडल बिकॉज ही हैज सेक्रीफाइस्ड एवरीथिंग। ही वाज एट द पीक, मतलब वो गोट गोट के वडेरे थे। तो उन्होंने वो छोड़ के और तबलीग पे जाना शुरू कर दिया था। और हमारी जो औताक थी जहाँ पे फैसले वगैरह होते थे वो खत्म कर दिए थे उन्होंने, कि मैं फैसला करने वाला कोई बंदा हूँ ही नहीं। उन्होंने अपनी जिंदगी जो दुनियावी लाइफ थी उसको खत्म करके, तरक करके मजहबी जिंदगी अख्तियार की थी। तो वो ही इज माई रोल मॉडल। एट द एज ऑफ जस्ट 25 he became religious person at very young age, ठीक है। तो मजहब का बहुत बड़ा असर है। नमाजें पढ़ता हूँ, रोजे रखता हूँ, और हर चीज में देखता हूँ कि मतलब आई सीक इट refuge from religion and prayers। सर ये जो टीनेजर नौजवान होते हैं, अगर ये मज़हब की तरफ ज़्यादा जाते हैं, एलर्जीज़ के हाथ में आ जाते हैं, तो फिर ये पढ़ना छोड़ देते हैं और इस तरह के मतलब दुनिया के अचीवमेंट्स को बिल्कुल ही भूल जाते हैं। इस मज़हब में और दुनिया में सर बैलेंस किस तरह रखना चाहिए? जिंदगी है ही बैलेंस ना। जिंदगी में अगर बैलेंस नहीं रख सकेंगे तो आप जिंदगी में फेल हो जाएंगे, आप गिर जाएंगे। ये बहुत बड़ी बैलेंस है। मतलब यू हैव टू कीप साइजेबल बैलेंस एवरीवेयर। ठीक। मतलब ये है कि जो मजहब है ना वो भी ये नहीं कहता कि आप सिर्फ सिर्फ वो कहते हैं ना इसको तरक हरमिट दुनिया कर दें। हरमिट बन हाँ, जाए। तर बिल्कुल तरक दुनिया कर दें, वो नहीं कहते। वो कहते हैं दुनिया और आखिरत को बैलेंस करके चलाना है, बिल्कुल। ठीक है। मेरे वालिद साहब ने एक फार्मूला दिया था जो मैं अभी तक कोट करता हूँ। वो ये है कि वो कहते हैं कि 24 घंटे इस तरह है कि आपको 8 घंटे सोना है, 8 घंटे दीन के लिए आपको सर्व करने हैं, और 8 घंटे आपको दुनिया के लिए सर्व करने हैं। ये बैलेंस है, ठीक है। दुनिया के लिए मतलब ये है कि नौकरी जो भी करते हैं 8 घंटे, ठीक है। और बाकी जो आप कर रहे हैं वो मजहब है। वालिदैन की खिदमत करना, दोस्तों को टाइम देना, गरीबों के पास जाना, ठीक है। ये सारा मजहब है, ये दुनिया नहीं है, ये मजहब है। क्योंकि इस्लाम इज कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है ना। तो 8 घंटे अगर आप वो दें तो यू विल लिव अ वेरी हैप्पी एंड बैलेंस्ड लाइफ। आई हैव अ बैलेंस इन माय लाइफ, आई लिव वेरी बैलेंस्ड लाइफ, ठीक है। मैं अब नहीं जाता कोई रात को किसी के पास आउटिंग के लिए, मिलने के लिए, बिकॉज आई लिव वेरी बैलेंस्ड लाइफ। जी ये टाइम है, ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए। जी जी। सर अपने इंटरव्यूज में मैं एक सवाल लाजमी पूछता हूँ कि आप अपने आप को 10 साल बाद कहाँ देखते हैं? तो सर आप अपने आप को सर 10 साल बाद कहाँ देखते हैं? मेरी तो अगर सर्विस आप देखें तो मैं सेक्रेटरी बनूंगा इंशाल्लाह 10 साल के बाद, ठीक है। लेकिन कुछ नहीं कहा जाता। मे बी मैं जॉब छोड़ के कहीं पे रिसर्च फेलो लग जाऊं, ठीक है। पीएचडी वगैरह कर लूं पॉसिबल। किसी फॉरेन कंट्री में, इकोनॉमिक्स में पीएचडी करके पढ़ाना शुरू कर दूं। मे बी इट इज पॉसिबल। लेकिन जिस तरह देखा जाए नौकरी के हिसाब से तो 10 साल के बाद मुझे सेक्रेटरी लगना है कहीं पे जाके। सही है सर। अच्छा सर, लास्ट में कोई हमारे नौजवानों के लिए खास मैसेज कि आप उनको आइडिया दें कि ज़िंदगी कैसे गुजारें वो भी अभी नाउ। मैं इनको एक मैसेज देना चाहूंगा यंगस्टर्स को कि जिंदगी में कोई काम भी मुश्किल नहीं, कोई भी काम। और आप अगर सीएसएस करना चाहते हैं तो आई अश्योर यू यू कैन डू द सीएसएस। बहुत बड़े ख्वाब देखें, बहुत बड़े नोबेल प्राइज लेने के ख्वाब देखें, और उन ख्वाबों को हासिल करने के लिए मेहनत करें। क्योंकि जब आप ख्वाब नहीं देखेंगे तो आप मेहनत ही नहीं करेंगे। ख्वाब देखें, अपने टैलेंट से ज्यादा देखें,
और लड़ने की कोशिश करें हालात से। हालात कभी भी आपको सही साजगार नहीं मिलते। मेरी मिसाल ले लें, मुझे लगता है आपको लगता होगा कि मेरे लिए तालीम का जो रास्ता था वो आसान था, क्योंकि मेरे बड़े भाई सारे पढ़ रहे थे, या मेरे वाले साहब जो है ना वो भी एजुकेटेड, ये नहीं था। I had to work hard. I have to, you know, face very difficult situations in my life to pursue my dreams. Dreams are not always easy to be pursued. You have to fight. You have to fight with the people. You have to fight with the community. You have to fight with yourself, your individual, ambitions. So this is how I achieved my dreams, and I expect everybody to dream high and work hard. माशाल्लाह सर, बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके, हम आपके बहुत Yeah. मशहूर हैं सर, आपने टाइम नहीं, निकाला। थैंक यू सो मच। आपने जो है मुझे इनवाइट किया, और आपने मेरा इंटरव्यू भी किया, और मुझे जो ना आपने इस काबिल समझा कि आपने मुझे इंटरव्यू करने के काबिल समझा। ठीक है ना? You deserve more than that, sir. Thank you so much. थैंक यू, इंशाल्लाह थैंक यू। जी नहीं, ओके, अल्लाह हाफ़िज़ खुदा सर। हाफ़िज़।